दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है करंट अफेयर्स के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन, जो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 और वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ युवा परिषद की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर है नई दिल्ली में। याद रखिएगा, मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की युवा परिषद की 16वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल में जारी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में दुनिया का कौन सा शहर सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में शीर्ष पर है? ऑप्शन है आपके न्यूयॉर्क, लंदन, नई दिल्ली और सिंगापुर। तो सही उत्तर है न्यूयॉर्क। दोस्तों आप जान लीजिए, वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में दुनिया का जो शहर है न्यूयॉर्क, ये सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 11 अगस्त 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने वाले जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो सही उत्तर है 14वां। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति जो अभी हाल में जिन्होंने अपना पद ग्रहण किया है 11 अगस्त 2022 को, जगदीप धनखड़, ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, भारत विभाजन के उपलक्ष्य में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 और 24-25 के लिए कितना अनुमानित खर्च निर्धारित किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों 12,568.97 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 और 24-25 के लिए 12,568.97 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मार्च 2023 में साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आपको बताना है। तो सही उत्तर है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप जान लीजिए, संघाई सहयोग संगठन के भारत के नेतृत्व में ये अपनी तरह का पहला आयोजन है, जिसमें मध्य एशिया, पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया तथा अरब देशों को बौद्ध जो है संस्कृति और बौद्ध विचार के एक साझा मंच पर लाना है। और साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मार्च 2023 में नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो सही उत्तर है इंग्लैंड के बर्मिंघम में। याद रखिएगा दोस्तों, बर्मिंघम में 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 के बीच जो है राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैन्य अभ्यास अल नजाह का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? तो याद रखिएगा, अल नजाह ये भारत और ओमान के बीच का जो है सैन्य अभ्यास है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और ओमान के बीच का सैन्य अभ्यास है। ये भारत की सेना और ओमान की शाही सेना के बीच आयोजित किया जाता है। और अल नजाह जो अल नजाह आपकी आयोजित किया गया है दोस्तों, ये चौथा संस्करण था और ये महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया। इसके अलावा भारत और ओमान की नौसेना के बीच याद रखिएगा नसीम अल बहर अभ्यास होता है। और भारत और ओमान की वायुसेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास आयोजित किया जाता है। और ये जो थल सेना या ओमान की शाही सेना और भारत की सेना के बीच अल नजाह सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे?
तो सही उत्तर है भारत को कुल 61 पदक प्राप्त हुए थे। इसमें आप जान लीजिए 22 स्वर्ण थे, 16 रजत और कितने 23 कांस्य पदक। तो कुल मिलाकर भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 में 61 पदक प्राप्त हुए, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट का आकार कितना है? तो उत्तर है 6,90,242.43 करोड़ रुपए। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट का आकार है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 24 जनवरी को आप जानते हैं उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है स्थापना के अवसर पर। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के उद्घाटन अवसर पर उत्तर प्रदेश की किस महिला खिलाड़ी को 2020-21 के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप जान लीजिए दोस्तों 2020-21 के लिए किसे? तो नेहा कश्यप जो मेरठ की हैं वुशु प्लेयर हैं, और ज्योति शुक्ला कानपुर की हैं हैंडबॉल प्लेयर। इनको रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें ज्योति शुक्ला हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अन्य ऑप्शंस पे विचार करते हैं दोस्तों। आप जान लीजिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 पूछा है, तो 20-21 के लिए नेहा कश्यप मेरठ की वुशु प्लेयर और ज्योति शुक्ला कानपुर की हैंडबॉल प्लेयर, इनको रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 के लिए दिया गया है। लेकिन अगर जो हम इसी वर्ष दिए गए 2021-22 के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कारों की बात करें, तो इसमें तरुणा शर्मा जो कि जूडो की प्लेयर रही हैं, और मनीषा भाटी जो हैं ये वुशु की प्लेयर रही हैं, नोएडा की हैं। इनको जो है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा ये वर्ष अलग अलग है। 2020-21 के लिए पूछा गया है तो ज्योति शुक्ला को 2020-21 के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, और 2021-22 के लिए मनीषा भाटी और तरुणा शर्मा को दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2023 में संपन्न महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के पहले संस्करण में भारत ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है? तो उत्तर है इंग्लैंड को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। जनवरी 2023 में महिला अंडर 19 T20 विश्व कप हुआ है। ये पहला संस्करण था अंडर 19 T20 का, और इसमें भारत ने इंग्लैंड को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है? तो सही उत्तर है बेल्जियम। दोस्तों हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जो है ये विश्व कप हॉकी का खिताब जीता है, और इस वर्ष विश्व कप हॉकी का जो मेजबान राज्य रहा भारत का, ये ओडिशा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी रामानुजाचार्य से संबंधित स्टैचू ऑफ पीस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। स्वामी रामानुजाचार्य से संबंधित स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये श्रीनगर में किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो उत्तर है दोस्तों देखिए कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो उत्तर है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का सूचकांक जो है 87वां यानी 87th है, और जापान इसमें शीर्ष स्थान पर है, यानी जापान के पासपोर्ट को सबसे मजबूत और शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो सही उत्तर है बिहार को दूसरा पुरस्कार मिला है, उड़ीसा पहले स्थान पर है और हरियाणा तीसरे स्थान पर। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में बिहार को दूसरा स्थान मिला है, जबकि उड़ीसा पहले और हरियाणा तीसरे स्थान पर है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है अमिताभ कांत को G20 के लिए भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, G20 के लिए भारत का नया शेरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है आपके, देखिए ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु। तो सही उत्तर है तमिलनाडु। याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बड़े राज्यों में जो है तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है और इसमें उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, जिसको कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक को स्वास्थ्य मंत्री ने 7 जून 2022 को जारी किया है। इसमें बड़े राज्यों की सूची में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है, उत्तर प्रदेश का स्थान अपने 8वां है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा 106 लोगों को। अगला है दोस्तों, भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनके किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसका हिंदी है रेत समाधि। तो रेत समाधि गीतांजलि श्री की पुस्तक है, उपन्यास है, और इसके इंग्लिश अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है और ये बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली लेखिका हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल वर्ग में प्रतिस्पर्धा किसने जीती है? तो सही उत्तर है राफेल नडाल ने दोस्तों फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक से संबंधित, वैश्विक सूचकांक से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने इस प्रश्न को शामिल किया है कि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 163 देशों की सूची में भारत 121वें स्थान पर है और शीर्ष स्थान पर फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पर स्वीडन है। याद रखिएगा वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत 121वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कहां पर एक स्टेडियम बनाने के लिए प्रदेश सरकार के साथ MOU किया है? तो ये बाराबंकी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले श्री श्रीनिवास वर्धन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो ये था मानवता के लिए योग, योग फॉर ह्यूमैनिटी। तो सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम थी मानवता के लिए योग। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है अनुसूचित जनजाति के छात्रों से। और आप जान लीजिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को हाई स्कूल आवासीय शिक्षा योजना को श्रेष्ठ योजना कहा जाता है और ये भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना है श्रेष्ठ योजना, और इसमें अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ योजना चलाई गई है। अगला प्रश्न है, 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जापान में। और आपके लिए एक प्रश्न है कि क्वाड के जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉकी विश्व कप 2023 में भारतीय टीम किस स्थान पर रही थी? तो उत्तर है 9वें स्थान पर रही थी भारतीय टीम। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, प्रतिवर्ष 18 मई, याद रखिएगा 18 मई को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल म्यूजियम डे या अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम थी संग्रहालय की शक्ति यानी पावर ऑफ म्यूजियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उत्तर है गति शक्ति संचार पोर्टल। और ये भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। इन्होंने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल लागू किया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये आंकड़ा याद कर लीजिएगा, 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2023 की सूची में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ये 19 महिलाओं को शामिल किया गया है इस वर्ष पद्म पुरस्कार 2023 की सूची में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा गांव सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत का पहला पंचायत बना है? तो ये है, आप इसमें विकल्प नहीं पाएंगे, ये है मोढेरा गांव। मोढेरा याद रखिएगा, मोढेरा गांव जो गुजरात के मेहसाणा ज़िले में स्थित है और ये 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला गांव बना है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में पल्ली दिया है ये कार्बन न्यूट्रल, दोस्तों आप जान लीजिए, पहला कार्बन मुक्त या कार्बन न्यूट्रल सौर पंचायत बनी है, ये जम्मू के सांबा ज़िले में स्थित है पल्ली। तो दो प्रश्न यहाँ पर हैं, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला गांव मोढेरा गांव है और कार्बन न्यूट्रल गांव जो है ये पल्ली है। अगला प्रश्न है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पूर्व CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विनोद राय द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 के अनुसार देश में व्यवसाय सुगमता की रैंकिंग में वर्तमान में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। दोस्तों देश में व्यवसाय सुगमता की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश जो है देश में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? तो उत्तर है फ्रांसिस कैरे, जो कि फ्रांसीसी वास्तुकार हैं फ्रांसिस कैरे। इनको प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे और कॉमनवेल्थ गेम प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में भारत के किन 2 शहरों को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसमें 2 शहर हैं, कौन कौन से? मुंबई और हैदराबाद। याद रखिएगा, मुंबई और हैदराबाद को दोस्तों ये जो है ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के अंतर्गत किन भारतीय मूल के संगीतकार को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है? तो फागुनी शाह, रिकी केज, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय म्यूजिक कंपोजर फागुनी शाह और रिकी केज को 64वें ग्रैमी अवार्ड में जो है पुरस्कार मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में बुलंदशहर के कितने गांवों को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा में शामिल करने की अधिसूचना जारी की गई है? तो ये 55 गांव हैं। याद रखिएगा, बुलंदशहर के 55 गांवों को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में शामिल करने की अधिसूचना जारी हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 13 अप्रैल 2022 को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर है व्यक्तिगत श्रेणी में चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को। याद रखिएगा, चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 दिया गया है। वहीं संस्थागत श्रेणी में गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को जो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में दिया गया है, डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों पद्म पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के कितने लोगों का वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कारों के लिए चयन हुआ है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 7 लोगों का दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 7 लोगों का पद्म पुरस्कार 2023 में पद्मश्री के लिए चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता है? तो PV सिंधु ने।
और 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए कितना धन आवंटित किया है? तो उत्तर है 100 करोड़ यानी 100 करोड़। दोस्तों, भारत में स्वच्छता संबंधी कार्यों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए नमस्ते योजना शुरू की गई है, जिसका फुल फॉर्म है एन से नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो याद रखिएगा, 1 फरवरी 2023 को जो केंद्रीय बजट 2023 प्रस्तुत किया गया है, उसमें नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को सुरक्षित निकाला है? तो सही उत्तर है ऑपरेशन गंगा के तहत। और देखिए, हाल में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर है कर्नाटक में। याद रखिएगा, हाल में कर्नाटक में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हाल में 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये 19 से 20 मार्च, याद रखिएगा, 19 से 20 मार्च 2023 के बीच 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन, जो आपके आगामी 14 मई को आयोजित होने वाले जो है पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।